नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में चैप्टर 6 के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इस वीडियो का न्यायपालिका की संरचना कैसे होती है। आपको पता ही है ना, जैसे न्यायपालिका की जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है, कुछ पिरामिड टाइप की। सबसे नीचे होते हैं लोअर कोर्ट, फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि निचली अदालत, जिला न्यायालय, फिर होते हैं हाई कोर्ट, देन होते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस तरह की ये जो संरचना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संघवाद की कुछ विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार कौन से होते हैं। ठीक है, हम इस बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक का ये चार्ट है, मौलिक क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, रिट के बारे में हम जानेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैनल को स्टडी बडी इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं न्यायपालिका की संरचना के बारे में। देखिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो हमने चीज़ें समझी है ना, हम उसके धीरे धीरे करके डीप में जा रहे हैं। हमने न्यायपालिका के बारे में समझा, फिर हमने समझा कि जजिस कौन होते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि सबसे ऊपर सबसे नीचे जो है लोअर कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक है ना, हमने ये कहाँ पर किया था? हमने किया था जब हमने चैप्टर 4 का जब हम चार्ट कर रहे थे सरकार का, हमने यहाँ पर किया था। आपको याद होगा, अगर नहीं हुआ तो ज़रूर देखिए वो चार्ट। न्यायपालिका में हमने किया था कि हमारे पास एकीकृत न्यायपालिका है, एक ही तरह की न्यायपालिका है पूरे देश के लिए, जिसमें सबसे नीचे निचली अदालत होती है जिसको लोअर कोर्ट कहा जाता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय, एंड देन सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इस बारे में हमने बात की थी ना। अब उसको थोड़ा सा डीप में अब यहाँ पर करते हैं। देखिए, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत को बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो न्यायिक व्यवस्था है वो है, इसका मतलब है पूरे देश के लिए जो है इसी तरह की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। अच्छा, इसको हम पहले समझें। जैसे एक संघीय देश जो है अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार के लिए संघीय न्यायालय है, ठीक है, और राज्य सरकार के लिए प्रांतीय न्यायालय या स्टेट के कोर्ट्स अलग है। तो हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ एकीकृत व्यवस्था है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये संघीय देश कौन से होते हैं। ये संघवाद, संघीय देश में क्या होता है? संघवाद। भारत में भी संघवाद है, और असल में संघवाद होता क्या है ये हम चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। ठीक है, पहले हम ये संघवाद जानते हैं, फिर धीरे धीरे समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। देखिए, संघवाद होता क्या है कि पूरे देश में जो है जितने भी जैसे देश में 2 तरह की सरकारें होती हैं। सरकारें जो है जैसे छोटे छोटे राज्यों को मिला करके ना एक पूरा का पूरा देश बनाया गया है, जिसमें शक्तियां बांट दी गई हैं। ठीक है ना, इसको समझते हैं। संघवाद की कुछ विशेषताएं, इसमें लिखित संविधान होता है। संविधान जो है वो क्या होगा? लिखित होगा। इस जैसे हमारे देश का संविधान है ना, हमारे देश का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। इस संविधान में शक्तियों का क्या होगा? विभाजन होगा। जैसे शक्तियां बटी होंगी केंद्र सरकार में और राज्य की सरकार में। मैंने आपको क्या बताया है, पूरे देश का जो कानून है या पूरे देश में जो अलग अलग राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं ना, वो अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए। तो शक्तियां जो है केंद्र राज्य में बटी होंगी, और 3 सूचियां होंगी। 3 सूचियां बोले तो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस बारे में हमने बताया था ना, केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। इसलिए मैंने आपको ये देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है जिसलिए मैंने आपको ये संघवाद की विशेषता बताई। इसको समझिए। अब इसमें यह है कि एक हमने संविधान लिखा, संविधान में हमने शक्तियों का विभाजन कर दिया। ठीक है, शक्तियां बांट दी केंद्र और राज्यों में। अब अगर मान लो केंद्र और राज्यों में कोई टकराव होता है कि कौन सी शक्ति किसके पास है, कौन सी शक्ति किसके पास है, तो वो कहाँ जाएंगे? सीधा न्यायपालिका के पास जाएंगे। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। ठीक है ना। और चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सबसे बड़ा होगा, जो संविधान में लिखा है वही माना जाएगा। जो संघीय देश हैं उनमें ऐसा चलता है, वहाँ पर ना केंद्र के लिए अलग कोर्ट होता है
और राज्यों के लिए अलग कोर्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एकीकृत है, जहाँ पे मतलब जहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का कोर्ट है। वहाँ पर अलग अलग राज्यों का के लिए हाई कोर्ट्स तो हैं, लेकिन हाई कोर्ट के बाद हर राज्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ इस तरह से बना हुआ है, मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या है, ये एक पिरामिड की संरचना है। पिरामिड कैसा होता है, ये देखिए, ये ऐसे होता है पिरामिड। इसमें क्या होगा, सबसे नीचे ना किसी भी स्टेट्स में छोटे छोटे लोअर कोर्ट्स होंगे। लोअर कोर्ट समझते हैं निचली अदालतें, ठीक है। उसके ऊपर जो होंगे वो क्या होंगे, लोअर कोर्ट के ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होंगे हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के सबसे ऊपर होंगे सुप्रीम कोर्ट। इस तरह का पिरामिड होगा। इस तरह के पिरामिड को ही हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसके फैसले जो हैं सभी अदालत को मानने होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी को मानने होंगे। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं ना, उनको जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे अगर मान लो कोई बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं, ठीक है, जज, तो उनको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। मतलब उनका जो है तबादला कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकते हैं। भाई पूरे देश में जो भी हाई कोर्ट हैं अलग अलग, उन हाई कोर्ट में अगर कोई भी मुकदमा चल रहा है, मान लो दिल्ली हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई दिल्ली सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट आप रहने दो, ये मुकदमा मुझे दे दो, तो अपने पास मंगवा सकते हैं। चौथा, ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भेज सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि कोई मुकदमा चल रहा है दिल्ली के हाई कोर्ट में, ठीक है ना, दिल्ली के हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि इसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट ना करे, बल्कि कौन करे, बॉम्बे हाई कोर्ट करे, ठीक है ना, या मद्रास हाई कोर्ट करे। तो वो क्या करेंगे, उस मुकदमे को यहाँ भेज सकते हैं। ये पावर है, ठीक है इसकी। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय में क्या होता है, निचली अदालत जो है उसके फैसले पर की गई जो अपील है वो उच्च न्यायालय में जाती है। मैंने आपको बताया था ना, लोअर कोर्ट जो होंगे उसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। मतलब कोई भी बंदा सबसे पहले जाएगा लोअर कोर्ट में, अगर वो वहाँ संतुष्ट नहीं है तो जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में संतुष्ट नहीं है तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक तो फाइनल हो जाता है। तो मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से इसको एनिमेशन से समझा था। इसके बाद राज्य के क्षेत्र अधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटा सकता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के क्षेत्र अधिकार। मान लो ये दिल्ली का राज्य इतना है, तो हाई कोर्ट ना सिर्फ राज्य, जितने राज्य की उसकी बाउंड्री है उतने इलाके में जो भी मुकदमे होंगे वही सुनेंगे। जैसे मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है ना, बॉम्बे की जो है ये मतलब ये टेरिटरी है, ये बॉम्बे है पूरा, ठीक है। तो बॉम्बे के बाहर के मुकदमे बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं सुनेंगे, बल्कि वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे के ही मुकदमे सुनेंगे। इसका मतलब क्या है कि राज्य के क्षेत्र अधिकार में जो भी मुकदमे आएंगे वो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में वही जाएंगे, खाली बाकी राज्यों के नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली का मुकदमा जो है मद्रास हाई कोर्ट में जाए, दिल्ली का मुकदमा दिल्ली के हाई कोर्ट में ही जाएगा। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं, मतलब वहाँ पर ये नज़र रखते हैं कि नीचे की अदालतें क्या कर रही हैं, उन पर नियंत्रण रखने का काम जो है हाई कोर्ट का है। उससे नीचे जो है जिला अदालत, मैंने आपको बताया था ना डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, जिले में दायर जो मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई ये करते हैं। और जो निचली अदालतों के फैसले हैं, जो निचली अदालत जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके फैसलों की अपील इनके यहाँ जाती है। और गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले हैं उनका फैसला ये करते हैं। मतलब जैसे जो लोअर कोर्ट में जो फैसले आएंगे ना, उसमें गंभीर किस्म के अगर कोई फैसले होंगे, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई बात हो गई, तो वो फैसला यहाँ जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको दोबारा से यहाँ पे ऊपर को भी बता दूंगा। अभी हम एक एक करके समझ रहे हैं ना, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिसको बोलते हैं हम लोअर कोर्ट। फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों का विचार अधीनस्थ न्यायालय करते हैं। ये होते क्या है, फौजदारी और दीवानी, इन दोनों को समझ लो एक बार, आपको मतलब आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले दीवानी मुकदमे समझते हैं। दीवान साहब आपने नाम सुना होगा। दीवान साहब क्या करते थे कि भाई जो भी पैसों से रिलेटेड मामले होते हैं ना, वो दीवान साहब संभालते थे।
ठीक है, तो इसी के नाम पर दीवानी रख लिया। दीवानी का काम क्या है, दीवानी मुकदमे कौन से होंगे, जो भी पैसे से जुड़े हुए जो मुकदमे होंगे उनको दीवानी मुकदमे कहा जाएगा। ठीक है, फौजदारी मुकदमे कौन से होंगे, फौजदारी मुकदमे का मतलब होगा जो भी मारपीट से, हिंसा से, मर्डर से रिलेटेड जो भी मुकदमे होंगे उनको फौजदारी मुकदमे कहा जाएगा। ठीक है ना। अब आप समझिए दोबारा से यहाँ पर, ठीक है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर ये बात इस चीज़ को समझिए। अब तक तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये पिरामिड है, सबसे नीचे जो है लोअर कोर्ट होंगे, उसके ऊपर जो है जिला अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, ये वाला, ये हो गया लोअर कोर्ट, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट और ऊपर वाला हो गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ की अपील ऊपर जाएगी, वहाँ की अपील ऊपर जाएगी, इस तरह से ये पिरामिड चलेगा। ठीक है ना, तो यही है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। अब आगे बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब इस बात को समझिए, मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी, जब हाई कोर्ट के बारे में मैं बता रहा था तो हाई कोर्ट के उसमें मैंने आपको बताया है कि वो राज्य के क्षेत्राधिकार में ही काम करते हैं। बोले तो राज्य का जितना बाउंड्री है ना, उसके बाहर के मुकदमे नहीं सुनेंगे। जैसे कि दिल्ली, जैसे मान लो कोई भी हाई कोर्ट ले लो, बॉम्बे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, अगर बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे का जितना इलाका है उसके बाहर का मुकदमा वो नहीं लेंगे, वो बॉम्बे का लेंगे। ठीक है ना। तो अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार होगा, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ के मुकदमे लेगा, सर्वोच्च न्यायालय क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, उससे बड़ा कोर्ट हमारे देश में नहीं है, तो जो पूरे देश में, पूरे इंडिया के देश में जो मुकदमे होंगे वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। उसका क्षेत्राधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा देश। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, पूरे विश्व में जितने भी कोर्ट हैं उनमें पावरफुल सबसे, मतलब उनमें से वन ऑफ द पावरफुल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करेगा, कुछ भी निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट वही निर्णय लेगा जो संविधान द्वारा तय की गई सीमा है उसकी, यानी कि संविधान ने उसकी शक्तियां बता रखी हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसी सीमा के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। अब ये चार्ट समझते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। ठीक है, पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। इन सबको हम आगे भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक एक छोटा छोटा करके पढ़ते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार, संघ और राज्यों के बीच में कोई भी आपस में विवाद होगा तो कहाँ वो जाएगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर है। अब देखिए यहाँ समझिए, इधर यहाँ समझिए, मैंने आपको अभी बताया क्या था कि संघवाद में लिखित संविधान होगा, उसमें शक्तियां बटी होंगी केंद्र और राज्यों में। अगर केंद्र और राज्यों में कोई टकराव होगा कि भाई राज्य बोले, मान लो कि यूपी बोले कि यूपी के साथ जो बिहार की जो बाउंड्री टच होती है, तो यूपी बोले ये पावर, मतलब दोनों के बीच में कोई भी टकराव हो जाए तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। अगर दो स्टेट है, मान लो यूपी बिहार एक साथ है, ठीक है, या पंजाब और हरियाणा एक साथ है और केंद्र सरकार उनके खिलाफ है, तो वो कहाँ जाएंगे, जो है सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब मुद्दा बहुत साफ है कि राज्यों के बीच में अगर कोई भी टकराव होगा तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर वो बोलेंगे, क्योंकि संघवाद में शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, और कोई भी विवाद होगा तो वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। इसको मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहा जाता है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर संघ में यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है रिट जारी करने का अधिकार। मैंने आपको बताया था ना चैप्टर 2 में, यदि कोई मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति से छीना जाएगा तो उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी करेगा। ठीक है। वो रिट पांचों है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, ये 5 रिट है। इसके बारे में मैंने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से बताया है, आप उसको वो जरूर देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। दूसरा ये हो गया, पहला हो गया मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होगा रिट वाला, तीसरा है अपीलीय।
अपीलीय का मतलब होगा कि भाई मैंने अभी आपको बताया था ना, लोअर कोर्ट वाला कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अपील ऊपर चलती रहेगी। जो भी दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक मामले होंगे उनकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है। यहाँ पर है चौथा सलाहकारी। सलाहकारी का मतलब हो गया कि भाई राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर कोई कानून अगर वो बनाने जा रहे हैं या कानून में कोई दिक्कत आ रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट से पहले ही सलाह ले लेंगे। इस बारे में मैं भी आपको पूरा बताऊंगा। एक है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार का मतलब है कि पूरे भारत में किसी भी अदालत ने कोई भी निर्णय ले लिया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोई भी जो है पेटिशन अगर डालनी है तो कहाँ डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। स्पेशल रिट पिटीशन इसको बोलेंगे, स्पेशल लेख पिटीशन। इसके अंतर्गत पूरे देश में अगर कोई भी मुकदमा की सुनवाई करवानी है या कोई भी अपील करनी है तो कहाँ जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल क्लियर है। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करते। मौलिक क्षेत्र अधिकार मैंने आपको बता दिया है कि भाई कोई भी मुकदमे हैं उनकी सीधी, मौलिक का मतलब होता है कि भाई कहीं तक को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर कोई मुकदमा आया, सबसे पहले बंदा जा रहा है लोअर कोर्ट में, अगर वहाँ से खुश नहीं हुआ वो जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी जिला अदालत में, वहाँ से भी वो खुश नहीं हुआ तो ऊपर अपील कर रहा है वो कहाँ पे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी खुश नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ठीक है ना। तो ये अपीलीय होता है, अपील करना। लेकिन मौलिक का मतलब होता है कि भाई सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाओ भाई, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सही है। अगर किसी स्टेट के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था ना, राज्यों के बीच में अगर कोई मुद्दा, कोई विवाद चल रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उनको पहले निचली अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कौन से मुद्दे हैं, संघीय संबंधों से जुड़े मुद्दे। संघीय संबंध समझ रहे हैं ना, कि इधर देखिए यहाँ, अगर कोई भी जो शक्तियाँ हैं ना, ये संघीय शक्तियों का जो विभाजन हुआ है केंद्र और राज्यों में, अगर कोई टकराव हो रहा है, ये शक्ति मेरी है, राज्य कहता है ये शक्ति मेरी है। जैसे अभी चल रहा है ना कृषि कानून में केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है, राज्य कह रहे हैं नहीं भाई ये शक्ति तो मेरी है, तो ये कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका निपटारा करवाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। अगर कोई भी विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, ये क्लियर है। रिट संबंधी अधिकार, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो भी हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनके लिए रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार भी मैंने आपको सीधा ही बता दिया है कि अपील कहाँ करी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। इसमें एक बात ये है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अपील का उच्चतम न्यायालय है। सबसे अंतिम में जाकर के ना अपील जो है, अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में ही की जाएगी। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है हाई कोर्ट के मुकदमे के विरुद्ध अपील देना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, ये हाई कोर्ट जो है ना उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र देगा कि भाई अब हम चाहते हैं कि इसकी जो सुनवाई है ना वो सुप्रीम कोर्ट करे। ठीक है, तो हो जाएगा। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं भी देता है, जैसे मान लो मैं, कोई भी एक पर्सन है, ए पर्सन है, वो ना हाई कोर्ट में कोई भी केस लड़ता है तो हाई कोर्ट से के डिसीजन से वो संतुष्ट नहीं होता है, वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट में जो है आगे लड़ूंगा, तो हाई कोर्ट को ना एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि भाई ये वाला मुद्दा आप सुप्रीम कोर्ट सुने। अगर वो प्रमाण पत्र दे दे तो भी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, अगर नहीं देगा तो भी सुनवाई हो सकती है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर ना कोई भी निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट से नीचे की कोई भी अदालत अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे देगी, उसकी पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है ना। ये हमने कर लिया है, समझ आ गया होगा आपको, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। सलाह संबंधी अधिकार के बारे में समझते हैं। देखिए, सलाह संबंधी अधिकार का मतलब होता है कि इसमें ना, अब आप बात समझिए, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सहायता से सरकार चलाते हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति जब किसी कानून पर, मतलब किसी विधेयक पर साइन करते हैं तब वो कानून बनता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का नाम होता है, काम तो प्रधानमंत्री करता है, ये तो आपको सबको पता है। अगर कभी ऐसा मुद्दा आ जाए कि भाई प्रधानमंत्री कोई ये कानून लेकर आ रहा है, मंत्रिमंडल कोई कानून लेकर आ रहे हैं,
और कभी ऐसा कोई मुद्दा आ जाए कि उनको लगता है कि यार ये कानून ना कोई दिक्कत पैदा हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है और बाद में ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ना इसको रद्द ना कर दे, एक काम करते हैं, सरकार ने बोला एक काम करते हैं, विवाद होने से पहले ही ना एक काम कर लेते हैं, कोई सलाह ले लेते हैं यार, कल को यार तुम इस कानून को रद्द तो नहीं कर दोगे या कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। भाई पहले ही जो है उनसे किसी सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या ले ली जाए, सलाह, ठीक है ना, सलाह ले ली जाए कि भाई हम ये कानून लाने जा रहे हैं, आप बता दो ये ठीक है या नहीं है, क्या हम इस कानून को ला सकते हैं, ये संविधान के अनुसार होगा या नहीं, ठीक है ना। तो भाई सलाह ली जा सकती है राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति जो है मतलब प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के नाम से जो है सलाह लेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, पहली बात सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं भी दे सकता, बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है कि सलाह देनी ही होगी। इसके अलावा एक बात और है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी है तो पहली बात यह है सरकार भी सकती है, दूसरी बात यह है सरकार नहीं भी मान सकती, सरकार की मर्जी है। सलाह क्या होती है, सलाह का मतलब क्या होता है, माननी है मानो, नहीं माननी है मत मानो, बात ही खत्म, ठीक है ना। तो इसमें ना अगर इसमें दो बातें हैं इस पूरे उसमें, पहली बात है ये सरकार को छूट मिल जाती है, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, सरकार पहले ही सलाह ले लेती है कि भाई आगे अगर कोई मुद्दा कोर्ट में ही आना है, जब बाद में सुप्रीम कोर्ट को ही उस मुद्दे पे डिसीजन लेना है तो पहले ही सलाह ले ली जाए, सर हम ये कानून लाए ना लाए, ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, देखिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होंगे वो पूरे भारत के भूभाग पर लागू होंगे, ये मैंने आपको बता दिया, पूरे भारत में लागू होंगे, ठीक है ना, भारत का जहाँ तक क्षेत्र है वहाँ तक ये पूरे इनके फैसले लागू होंगे। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई डिसीजन पहले दे दिया है तो भैया वो उस अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन 1975 में दिया, 2000 में दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिसीजन 2020 में भी माने, वो अपने डिसीजन की जो समीक्षा कर सकता है, अपने डिसीजन को क्या कर सकता है, रिव्यू, ठीक है ना, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है 1975 में, ठीक है, और उस समय वो डिसीजन लेने के लिए 7 जज बैठे थे, ठीक है, तो आज भी वो डिसीजन माना जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 या 3 जज बैठ करके वो डिसीजन को पलट दे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये डिसीजन के बारे में कुछ समीक्षा करनी हो या रिव्यू करना हो तो क्या होगा, जितने जज ने डिसीजन लिया था ना उससे ज़्यादा जज बैठेंगे, मान लो 5 ने लिया तो 7 बैठेंगे, अगर 3 ने लिया तो 5 बैठेंगे, मतलब पहले से ज़्यादा बैठेंगे, उसके बाद ही उसका रिव्यू होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं।